परिसंचरण तंत्र में अब हम पढ़ रहे हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, किन में होता है, किस प्रकार की इसमें व्यवस्था पाई जाती है। तो आप लोगों को जनरली एक आइडिया बता दूं, दोहरा जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, दोहरा यानी दो अलग अलग परिसंचरण पाए जाना। तो आपको मैं बता दूं, ये परिसंचरण चार कोष्ठीय हृदय वाले प्राणियों में पाया जाता है। इन प्राणियों में दोनों जो हृदय के चैम्बर होते हैं, दायां भाग और बायां भाग, इनमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग होते हैं। इनमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, मछलियों में एकल परिसंचरण होता है, यानी उनका हृदय अशुद्ध रक्त को भेजता है। मेंढकों में या एम्फीबिया में आपको बताया था कि दो आलिंद और एक निलय उपस्थित होने के कारण दोनों आलिंदों में तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग होता है, परंतु निलयों में आने के पश्चात उस रक्त का मिश्रण हो जाता है। तो इससे कारण उनमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। लेकिन घड़ियाल, मगरमच्छ, पक्षी और स्तनी, इनके अंदर चार कोष्ठीय हृदय होने के कारण शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मिश्रण नहीं होता, और इसी परिसंचरण को कहते हैं दोहरा परिसंचरण। अब दोहरे परिसंचरण में और क्या क्या होता है, कैसे ये बना, ये सुनने के लिए, ये समझने के लिए ध्यान से देखिए, सुनिए। यहाँ पर ये कोई भी अंग है, ठीक है। इस अंग में इसको उपापचय क्रियाएं करने के लिए ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ आवश्यक, ठीक है। अब यहाँ पर CO2 और किसका उत्पादन होगा, CO2 और अपशिष्टों का उत्पादन होगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ, अपशिष्ट उत्पादन और ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ की आवश्यकता हो रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ तो सप्लाई करना पड़ेगा, और CO2 और अपशिष्ट उत्पादन यानी अपशिष्ट उत्पादों को यहाँ से ले जाना होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अंगों से जो हृदय की और रक्त लाने वाली नलिकाएं होती है, उन रक्त लाने वाली नलिकाओं को कहते हैं सिरा। क्या कहते हैं, सिरा, वेन्स, ठीक है। अब ये जो सिराएं होती है, ये सिराओं में जो भी रक्त होता है, उस रक्त में CO2 की कंटेंट अधिक होती है, CO2 की मात्रा अधिक। अब CO2 की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसी कारण इनका जो रक्त होता है वो रक्त होता है विऑक्सिक रक्त, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है इनमें। कौन सा वाला ब्लड होगा, डीऑक्सीजिनेटेड, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो सिराएं हैं, ये सिराएं मिलकर बड़ी सिराओं का निर्माण करवाती है, जिनको महासिराएं कहते हैं। महासिराओं की संख्या मानव में 2 होती है, और ये दोनों महासिराएं, एक अग्र महाशिरा जो कि शरीर के ऊपरी अंगों से लाती है, एक पश्च महाशिरा जो कि शरीर के निचले अंगों से अशुद्ध रक्त को लाती है। ये लाकर रक्त को डाल देती है दाएं आलिंद में। ये है राइट एट्रियम, ठीक है। अब इन सिंबल से आप समझ जाएंगे। अब राइट एट्रियम में जो भी रक्त आ रहा है, उस रक्त में किसकी मात्रा ज्यादा है, CO2 की, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही इस रक्त को इसमें डाला, यहां से ये रक्त जाएगा कहां पर, दाएं निलय में, राइट वेंट्रिकल। अब दाएं निलय में जैसे ही संकुचन होगा, तो ये नलिकाएं रक्त को हृदय से दूर लेकर जा रही है। अब जो हृदय से रक्त को दूर ले जाने वाली नलिकाएं हैं, उन नलियों को कहते हैं धमनियां, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी नलियां हैं, धमनी। अब धमनी को अंग्रेजी में कहते हैं आर्टरी, ठीक है। अब ये आर्टरी रक्त को, देख रहे हो तो कहां पर लेकर जा रही है, लंग्स में, ठीक है। इसी कारण इस आर्टरी को कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या कहने वाले हैं हम, फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस को अंग्रेजी में कह देते हैं पल्मोनस, इसी कारण इसको कह देते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब आप लोग अगर यदि गौर से देख रहे हैं, तो इस पल्मोनरी आर्टरी में जो रक्त है, वो रक्त कैसा है, CO2 युक्त, ठीक है, यानी डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पर जो लंग्स में जो ब्लड आया है, उस ब्लड के अंदर आने वाले ब्लड में CO2 की मात्रा तो क्या है, ज्यादा, और फेफड़ों में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो ब्लड से CO2 तो किस में आ जाएगी, फेफड़ों में, और ऑक्सीजन किस में आ जाएगी, रक्त में। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई रक्त में, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन रक्त में आई, रक्त कैसा हो गया, शुद्ध हो गया, यानी ऑक्सीकृत। अब ये जो नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं रक्त को वापस कहां की ओर ला रही है, हृदय की ओर। अब ये जो नलिकाएं हृदय की ओर रक्त को ला रही है, तो हृदय में रक्त लाने वाली नलियों को हमने क्या नाम दिया है अभी, सिराएं, ठीक है। अब ये जो सिराएं रक्त को कहां से ला रही है, फुफ्फुस से, फेफड़ों से, इसी कारण इनका नाम क्या हो जाएगा, फुफ्फुस सिराएं। इन फुफ्फुस सिराओं की संख्या मानव में कितनी होती है, 4, और इनको पल्मोनरी वेन्स,
इनमें O2 का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्या सार्वभौमिक सत्य कि सभी सिराओं में CO2 वाला रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? नहीं, इसका अपवाद कौन हो जाएगी, फुफ्फुसीय सिराएं। ठीक है, अब ये जो है फुफ्फुसीय सिराएं रक्त को कहां पर लाकर छोड़ेगी, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद को लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। बाएं आलिंद से ये जो ऑक्सीकृत रक्त है, ये ऑक्सीकृत रक्त अब किस में आ जाएगा, बाएं नीले में। अब बाएं नीले में जैसे संकुचन होगा, ये ऑक्सीकृत रक्त किस में प्रवेश करेगा, इस नलिका में। अब ये नलिका रक्त को लेकर जा रही है, तो इसका नाम जो हृदय से उत्पन्न हो रही है, इसका नाम है महाधमनी, एओर्टा। क्या नाम है, महाधमनी एओर्टा। अब ये जो एओर्टा है, ये एओर्टा आगे की ओर जाकर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये पार्ट शरीर के अलग अलग अंगों में चले जाते हैं, और उन अलग अलग अंगों को हमें धमनियां कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो सिराएं तो मिलकर निर्माण करवाती है वेना केवा, महासिराओं का। ठीक है, ये महासिरा, वेना केवा। और धमनियां जब उत्पन्न होती है तो बड़ी धमनियों को कहते हैं एओर्टा। याद रह जाएगी ये इतनी सी बात। महासिराओं को तो क्या कहेंगे, वेना केवा, और महाधमनी को क्या कहते हैं, एओर्टा। अब इस धमनी में रक्त कैसा है, O2 वाला। कैसा है, O2 वाला। तो आप लोग क्या ऐसा कह सकते हैं हम इसको देखकर कि सभी धमनियों में रक्त ऑक्सीजन वाला होता है? नहीं, इसका अपवाद कौन है, फुफ्फुसीय धमनी। तो इस प्रकार हम धमनियों और सिराओं की पूर्ण परिभाषा क्या कहेंगे कि जो हृदय से रक्त ले जाए वो तो होगी धमनियां, और जो अंगों से हृदय में रक्त को लाकर छोड़े वो कौन होती है, सिराएं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग और देखिए कि जैसे ही नीलय में संकुचन होता है तो संकुचन से रक्त किस में प्रवाहित होता है, धमनियों में। तो अब एक बात बताओ, प्रेशर का मान धमनी में ज्यादा होगा कि सिराओं में ज्यादा होगा? तो आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही मशीन में संकुचन यानी हृदय के नीलियों में संकुचन हुआ तो संकुचन से रक्त तेजी से किस में जाएगा, धमनियों में। तो धमनियों में ब्लड का प्रेशर, ध्यान से सुनिएगा, धमनियों में रक्त दाब क्या होगा, धमनी में दाब अधिक। अच्छा, अब दाब अधिक होगा तो उस दाब अधिक को बर्दाश्त करने के लिए इनकी दीवार की मोटाई भी क्या होगी, अधिक। तो इस कारण इन धमनियों की जब अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो इनकी अनुप्रस्थ काट में सबसे बाहर वाला जो स्तर होता है वो सबसे बाहरी स्तर होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे बाहरी स्तर कौन सा होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, अब ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना एक्चुअल में बना किसका होता है, ये कोलेजन युक्त संयोजी उत्तक का बना होता है, कोलेजन युक्त संयोजी उत्तक का। ठीक है, कोलेजन युक्त संयोजी उत्तक सबसे बाहरी स्तर कौन है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब उसके बाद में अंदर वाले स्तर को कहेंगे ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, ये है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, सही। और इन दोनों के बीच वाला जो स्तर होता है, ये बीच वाला स्तर मध्य स्तर कहलाता है ट्यूनिका मीडिया। अब ये जो ट्यूनिका मीडिया है, इस ट्यूनिका मीडिया में पाई जाती है अनैच्छिक पेशियां। कौन पाई जाती है, अनैच्छिक पेशियां, सही है। अब ये तो हो गई धमनी की संरचना, और ये है धमनी के अंदर का खाली स्थान। उस खाली स्थान को कहते हैं ल्यूमेन। ठीक, तो जब भी किसी धमनी की अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो उस अनुप्रस्थ काट में सबसे बाहरी जो स्तर होता है वह सबसे बाहरी स्तर कोलेजन युक्त संयोजी उत्तक का बना होता है, जिसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। मध्य स्तर पेशियों से, अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, जिसको ट्यूनिका मीडिया, और अंदर वाला स्तर कहलाता है ट्यूनिका इंटरना, जो कि सल की उपकला का या स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। अब ये जो धमनियां होती है इनमें प्रेशर का मान क्या होता है, ज्यादा। अब ये धमनियां जैसे ही अंगों में जाती है, अंगों में जाने के पश्चात ये धमनियां विभक्त हो जाती है केशिकाओं में। अब केशिकाओं का सतही क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, इस कारण जो आने वाला अत्यधिक दाब के साथ में आने वाला रक्त वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस कारण प्रेशर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये जो केशिकाएं हैं, इन केशिकाओं के चारों तरफ का आवरण या इसके चारों तरफ केवल एक ही स्तर होता है, और वो स्तर किसका बना होता है, उपकला उत्तक का। और उपकला उत्तक में भी केवल कौन सी उपकला, सल की उपकला का बना होता है, एंडोथीलियम जिसको कहते हैं, सही है। तो केशिकाओं की जब संरचना देखते हैं तो इनमें ट्यूनिका मीडिया इंटरना एक्सटर्ना नहीं होती।
समझ में आ गई ये वाली बात। अब देखो ये जो धमनियां है, ये धमनियां रक्त को कहां से लेकर आ रही है? हृदय से। इस कारण इनमें प्रेशर का मान क्या होगा? ज्यादा, और दाब अधिक सहन करने के लिए इनकी भित्ति की मोटाई भी ज्यादा होती है। अब देखो शिराएं, शिराएं यहाँ से रक्त को इकट्ठा करके वापस लेकर जा रही है। तो अब इन शिराओं पे क्या डायरेक्ट दाब लग रहा है? नहीं। तो इन शिराओं में दाब का मान क्या होता है? कम। अच्छा, दाब का मान कम होता है तो इनकी मोटाई भी क्या होनी चाहिए? कम। इस कारण जब इनकी अनुप्रस्थ काट देते हैं सिराओं की, तो इनमें ट्यूनिका मीडिया, ये तो है, सॉरी, ये सबसे बाहर वाला बाहरी स्तर, सबसे बाहरी स्तर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसको शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर उसके बाद में अगर यदि आप लोग देखेंगे तो इसका जो मध्य स्तर ट्यूनिका मीडिया होता है, वो ट्यूनिका मीडिया पतला हो जाता है, और ये है सबसे अंदर वाला स्तर जिसको कह रहे हैं ट्यूनिका इंटरना। तो आप लोग इन दोनों अनुप्रस्थ काट को देखकर बता सकते हैं कि शिराओं की ट्यूनिका मीडिया पतली होती है धमनियों की तुलना में। क्यों होती है? क्योंकि धमनियों में दाब का मान ज्यादा होता है और शिराओं में दाब का मान कम होता है, और ये इनके मध्य का अवकाश, मध्य के अवकाश को क्या कहेंगे? ल्यूमेन। तो धमनी का ल्यूमेन छोटा और शिराओं का ल्यूमेन बड़ा होता है। समझ में आ गई ये वाली बात। अब देखो यहाँ पर ये जो धमनियां सिराएं हैं, इन सिराओं में रक्त का पश्च प्रवाह, देखो धमनियों में पश्च प्रवाह को रोकने के लिए इनके उत्पत्ति स्थल पर अर्धचंद्राकार कपाट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इन सिराओं में भी तो रक्त का बैक फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इनमें बैक फ्लो को रोकने के लिए सिराओं में इस प्रकार से अंतराल पर बाकी कपाट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग धमनियों और सिराओं में अंतर कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं कुछ अंतर बता दूं धमनियों और शिराओं में। सुनिए, धमनियों में सामान्यतः कैसा रक्त है? सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः कैसा रक्त होता है? ऑक्सीजन युक्त। जबकि शिराओं में कैसा होता है? CO2 युक्त। फिर धमनियों की भित्ति मोटी, धमनियों में दाब अधिक, शिराओं की भित्ति पतली, शिराओं में दाब कम होता है। धमनियों में कपाट केवल अर्धचंद्राकार होते हैं जो इनके उत्पत्ति स्थल पर होते हैं, जबकि शिराओं में निरंतर निश्चित अंतराल पर कपाट पाए जाते हैं जो कि रक्त के पश्च प्रवाह को रोकते हैं। धमनियों का ट्यूनिका मीडिया मोटा, शिराओं का ट्यूनिका मीडिया पतला। धमनियों में ल्यूमेन छोटा और शिराओं में ल्यूमेन बड़ा होता है। और इनकी जो भित्ति होती है, वो भित्ति, धमनियों की दीवार भित्ति कैसी होती है? इन धमनियों की भित्ति होती है प्रत्यास्थ। धमनियों की भित्ति कैसी होती है? प्रत्यास्थ होती है, ठीक है, ताकि हृदय से जैसे ही प्रेशर लगे तो रक्त आते ही फैल जाए और वापस जैसे संकुचन शीतलन हो तो उस समय वापस शिथिल अवस्था में या सामान्य अवस्था में आ जाए। तो इस प्रकार से अगर यदि आप लोग देख रहे होंगे तो इस परिसंचरण में ये जो हृदय का दायां भाग है, ये दायां भाग अंगों से रक्त को ले रहा है, ठीक है, CO2 युक्त, और उस रक्त को फेफड़ों में भेजने का काम कर रहा है। तो इसको कहते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण। क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय परिसंचरण, फुफ्फुसीय परिसंचरण। और इसी को पल्मोनरी हार्ट भी कहते हैं। यानी हृदय का जो दायां भाग होता है उसमें विऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है, और इस भाग को फुफ्फुसीय हृदय भी कहते हैं। अब फुफ्फुसीय हृदय का संचरण क्या होगा? महाशिराएं, महाशिराओं से दायां आलिंद, दायां आलिंद से दायां निलय, और दायां निलय से फुफ्फुसीय धमनी। और ये जो परिसंचरण है, ये परिसंचरण हमारे शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ उपलब्ध करवा रहा है। इसी कारण इसको कह देते हैं तंत्रीय, ध्यान सुनना, सिस्टेमिक परिसंचरण, ठीक है। तो अब इस हृदय में 4 कोष्ठ होने के कारण 2 अलग अलग पार्ट हो गए कि नहीं हो गए? बायां वाला पार्ट तो किसको? अंगों को सप्लाई करता है, और दायां वाला पार्ट फुफ्फुस को सप्लाई करता है। समझ में आई कि नहीं है ये वाली बात? ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तंत्रिय, अब तंत्रिय में आवेगों का वो सॉरी तंत्रिय में क्रम क्या होगा? तंत्रिय में पहले फुफ्फुसीय शिरा, फिर कौन है? ये है बायां आलिंद, फिर बायां आलिंद से बायां निलय, बायां निलय से महाधमनी, महाधमनियों से धमनियां और धमनियों से अंग, ठीक है। अब ये तो हो गए दोहरा परिसंचरण। इसमें आप देख रहे होंगे कि अंगों से आने के बाद वापस अंगों में जाने तक हृदय से रक्त कितनी बार गुजर रहा है? 2 बार गुजर रहा है। अब एक और होता है निवाहिका परिसंचरण। आप लोगों को पहले ही बताया है पाचन तंत्र में कि निवाहिका परिसंचरण क्या होता है। अब यहाँ पर जितनी भी रक्तवाहिनियां हैं, वो सभी के सभी रक्तवाहिनियां रक्त को इकट्ठा करके कहां पर लेकर जा रही है? हृदय में। अगर यदि यही रक्तवाहिनियां इस रक्त को हृदय के अलावा किसी अंग में लेकर जाए तो उसी
परिसंचरण को या उसी तंत्र को कहते हैं निवाहिका तंत्र। जैसा कि आपको बताया है कि आंत्र में पाचित पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, उन पाचित पदार्थों को रक्तवाहिनियां इकट्ठा करके हृदय में पहुंचाने के स्थान पर सीधा यकृत में पहुंचाती है और उस तंत्र को यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार का एक निवाहिका तंत्र हमारे हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के मध्य भी पाया जाता है, जिसको हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल निवाहिका तंत्र कहते हैं। उस तंत्र के बारे में चर्चा हम एंडोक्राइन सिस्टम में करने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई हृदय के दोहरे परिसंचरण तंत्र की बात। अब उसके बाद में आप लोगों ने अक्सर टीवी में देखा होगा कि जब भी किसी विलेन में या किसी जो एक्टर होता है उसमें कोई भी पेशेंट होता है, या जनरली हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो पेशेंट होता है उस पेशेंट के पास में एक मॉनिटर लगा होता है और उस मॉनिटर में इस प्रकार से एक लाइन चल रही होती है और जब तक वो लाइन चल रही होती है तब तक उस मरीज का, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और जैसे ही वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन में बदल जाती है और उस मशीन में एक लंबी पी की आवाज सुनाई देती है, देन डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट बंद कर देता है। तो वो क्या है, तो उसको कहते हैं ईसीजी। अब आपको अभी अभी बताया कि हमारे हृदय में आलिंद संकुचन भी होता है, निलय संकुचन भी होता है, आलिंद शीतलन, निलय शीतलन, यानी हृदय में चक्र होता है, यानी क्रमिक रूप से परिवर्तन होते हैं। तो अब इन क्रमिकों, ये जो क्रमिक परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों का जो भी विभवांतर या जो भी विद्युत क्रियाकलाप में परिवर्तन हो रहा है, तो उन परिवर्तनों का ग्राफ बनाना ही क्या कहलाता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इसमें जो प्रयुक्त होने वाली मशीन है उस मशीन को कहते हैं ग्राफ, और जो ग्राफ बन के आता है, रिजल्टेंट जो आता है वो कहलाता है ग्राम। अब ये ग्राफ क्यों कहा, क्योंकि ये जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ शब्द का अर्थ होता है टू राइट, यानी लिखना या लिखने वाला। तो लिखने का काम कौन करवाती है, मशीन। इसी कारण इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो मशीन होती है और जो रिजल्टेंट निकल कर आता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इस ग्राफ से क्या फायदे हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। सुनिए, जब भी किसी का स्टैंडर्ड, एक तो हम बात करें स्टैंडर्ड ग्राफ की या स्टैंडर्ड ईसीजी, जब स्टैंडर्ड या मानक ईसीजी लेते हैं तो मानक ईसीजी के लिए 3 इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। कितने इलेक्ट्रोड काम में लेंगे, 3 इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ये आप लोग देखोगे कि इलेक्ट्रिक केबल के जैसे ही होते हैं। अब ये जो 3 इलेक्ट्रोड लिए हैं, इनमें से 2 इलेक्ट्रोडों को तो हमारी दोनों कलाइयों पर लगाते हैं और एक इलेक्ट्रोड जो होता है उसको बाएं टखने पर लगाते हैं, बाएं टखने पर लगाते हैं, ठीक है, या एडी के पास में लगा देते हैं। सही। अब देखो 3 इलेक्ट्रोड लिए, इनमें से 2 को पहले आप लोग देखेंगे कि इसमें कंडक्टिंग फ्लूइड लगाते हैं और कंडक्टिंग फ्लूइड लगाकर 2 इलेक्ट्रोडों को दोनों कलाइयों से अटैच कर देते हैं और तीसरा जो इलेक्ट्रोड है उसको बाईं एडी के पास में लगा देते हैं। सही है। अब उसके बाद में अच्छा, अगर यदि किसी पेशेंट का लेना है, किसी मरीज का आरेख लेना है, तो मरीज का आरेख लेने के लिए, आरेख या ग्राफ लेने के लिए इसका जो चेस्ट वाला पार्ट होता है, चेस्ट पर कई इलेक्ट्रोड लगाते हैं, कई इलेक्ट्रोड, इनकी संख्या 10-12 होती है। सही है, यानी इनमें से 2-3 इधर लेफ्ट साइड में, 3-4 राइट साइड में, तो इस प्रकार से कई इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाता है। अब देखो इसमें हमारे को दिखता क्या है, तो जब हम एक मानक ईसीजी को देखते हैं तो इस मानक ईसीजी में आप लोगों ने कभी देखा हो तो इस प्रकार से तरंगे उत्पन्न होती है। अब ये जो तरंगे जब तक ऐसे ऐसे चल रही होती है तब तक पेशेंट को जीवित होता है, ठीक है। और अगर यदि ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, इसका मतलब उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो चुका, यानी कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। अब इसमें जो तरंगे होती है उन तरंगों में पहली है पी तरंग, फिर दूसरी जो तरंग है वो है QRS, ठीक है, और 5वीं जो तरंग है वो है T। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनमें ये कौन कौन से तरंगे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पी तरंग है, ये पी तरंग दर्शाती है आलिंद में संकुचन,
आलिंद संकुचन को। यानी जब आलिंद में संकुचन होता है तब कौन सी तरंग बनती है, पी तरंग। अब यहाँ पर आलिंद में जब संकुचन होता है तो आप तंत्रिका वाले में पढ़ेंगे कि सामान्य अवस्था में तंत्रिकाएं ध्रुवित अवस्था में होती है, और जब उनसे आवेग का संचरण हो रहा होता है तब विध्रुवित अवस्था में और डिपोलराइज्ड या विध्रुवित अवस्था में, और जब वो वापस सामान्य अवस्था में आती है तो उसको पुनः ध्रुवण या रीपोलराइजेशन कहते हैं। तो अब आलिंद संकुचन के समय इसका मतलब आलिंदों में से आवेगों का संचरण हो रहा है, तो ये आलिंद के डीपोलराइजेशन को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, आलिंद में डीपोलराइजेशन को दर्शाएगा। ठीक है, अब आलिंद में जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा तो अब यहां से सूचना एवीएन, अब ये एवीएन से निलय की भित्ति में, अब जैसे ही क्यू तरंग आएगी, क्यू तरंग आते ही यहां से निलय में संकोचन स्टार्ट, निलय संकोचन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, निलय संकोचन प्रारंभ। अब निलय संकोचन प्रारंभ होते ही निलय में बल का मान, अरे निलय संकोचन के समय बल अधिक मात्रा में जनरेट करना होता है, इसी कारण यहाँ पर इस तरंग की ऊंचाई भी ज्यादा होती है। अब ये तरंग किसको दर्शा रही है, निलय संकुचन को। ठीक है, अब जब ये निलय संकुचन को दर्शा रही है तो निलय में संकुचन हो रहा है, तो संकुचन हो रहा है इसका मतलब आवेग का संचरण, तो उसको क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन, यानी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। कौन सी वाली तरंग, QRS। ठीक है, अब ये जो QRS तरंग है, इस QRS की गणना करके, QRS की गणना करके हार्ट बीट को ज्ञात किया जा सकता है, गणना करके हार्ट बीट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट बीट ज्ञात। अब ये तो हो गई बातें इसकी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फिर वो टी तरंग क्या है, तो आपको मैं बता दूं, ये है निलय शीतलन की तरंग, निलय शीतलन की तरंग। यानी अब निलय में शीतलन हो रहा है, यानी आवेग संचरण के पश्चात वापस सामान्य अवस्था में आ रही है, यानी ये निलय में किसको दर्शा रही है, रीपोलराइजेशन। किसको दर्शा रही है, रीपोलराइजेशन। ठीक है, निलय शीतलन को। समझ में आ गई वाली बात। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हृदय में जब संकुचन होता है, आलिंद में संकुचन होता है, आलिंद में शीतलन होता है, निलय में संकुचन होता है, निलय में शीतलन भी होता है, तो अब यहाँ पर हमने केवल 3 ही बताई है, आलिंद संकुचन की, निलय में संकुचन की और निलय में शीतलन की। आलिंद में शीतलन की तरंग हमने नहीं बनाई। क्यों भाई, क्या कारण है इसका, तो आपको मैं बता दूं कि आलिंद में शीतलन, थोड़ा सा पहले का याद हो तो, आलिंद में शीतलन कब होता है, जब निलय में संकुचन प्रारंभ होता है। अब निलय में संकुचन के समय तीव्र आवेग उत्पन्न होते हैं, क्यों, क्योंकि बल का मान अधिक होता है। इसी कारण आलिंद में शीतलन की जो तरंग है वो इस QRS तरंग के पीछे की ओर अतिव्यापित या उसी के पीछे की ओर ढक जाती है। समझ में आ गई वाली बात। अब जैसे ही ये परिवर्तन खत्म हो जाएंगे तो ये रेखा एकदम सीधी हो जाएगी, और ये रेखा जैसे ही सीधी हो जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। यह है ECG। अब देखो ये जो ECG है, अगर यदि नॉर्मल व्यक्तियों की बात करें तो सभी व्यक्तियों में लगभग इसका आकार प्रकार समान होगा। अगर यदि इसका आकार प्रकार समान नहीं है, जैसे थोड़ा सा उदाहरण के लिए यहाँ की बात करें, अगर यदि मान लो इस P और इस QRS के बीच की लंबाई बढ़ जाए, इसका मतलब आलिंद में संकोचन तो हो गया परंतु निलय में संकोचन प्रारंभ नहीं हो रहा, तो अब आलिंद की सूचना निलय की भित्ति में नहीं जा रही है। इसका मतलब किस में गड़बड़ है, इसका मतलब ये बता रहा है AV नोड में, AVN में ब्लॉक। ठीक है, AVN में ब्लॉक। तो इस प्रकार से इस P और Q के बीच की लंबाई का बढ़ना किसको बता रहा है, AVN में ब्लॉक को बता रहा है। तो इस प्रकार से हम इस ECG की एक नॉर्मल ECG के साथ में तुलना करके विभिन्न हृदय बीमारियों का या रोगों की डायग्नोसिस या पहचान कर सकते हैं। अब ये तो हो गया दोहरा परिसंचरण तंत्र, और ये हो गया हृदय में होने वाले परिवर्तनों का ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब थोड़ा सा आप लोग अगर यदि देख रहे हो तो यहाँ पर ये रक्त वाहिनियां निरंतर सतत बनी हुई है। इन रक्त वाहिनियों में किसी भी प्रकार से कोशिकाओं के संपर्क में रक्त नहीं आ रहा है, तो फिर ये रक्त इन कोशिकाओं को पोषक पदार्थ कैसे देगा। तो बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त डायरेक्टली कोशिकाओं के संपर्क में नहीं आता, और जब रक्त डायरेक्टली संपर्क में नहीं आ रहा तो फिर ये ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ कैसे उपलब्ध करवाएगा, ये अब हम पढ़ेंगे लसिका
तंत्र में, यानी लसिका का निर्माण कैसे हुआ, उस लसिका को वापस कैसे लाया जाएगा।